नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, आज से हम एफएलटी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि पार्ट में आपको यहाँ पर यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, कोई भी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऑल एग्जाम प्लेस पर। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करके। कोई भी डाउट लगता है एग्जाम रिगार्डिंग तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, और जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर और अच्छे से तैयारी करना है तो पेपर 1 का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएंगी, साथ में नोट्स जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं A4 साइज में। साथ में 5000 एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ पर अभी मुफ्त मिल रही है, और अंतिम प्रहार बैच जो है आपका इसके साथ अभी फ्री मिल रहा है, और वो भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। तो बिल्कुल, अगर आप एमपीपीएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, केवल अंतिम प्रहार बैच लेना चाहते हैं जिसमें हमने ओल्ड अंतिम प्रहार बैच भी इंक्लूड करके दे रखा है, साथ में अभी इसमें 5000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी जो है फ्री मिल रही है, तो ये भी आपको फ्री मिल जाएगी। बिल्कुल इसे ज्वाइन कर लें, अभी आपके पास समय है एग्जाम में। अच्छे से अगर प्रहार बैच कर लेते हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। इसके पहले भी आप प्रहार बैच का रिजल्ट देख सकते हैं, 2022 वाला, 2024 वाला। तो बहुत ही फायदा आपको इस बैच से मिलने वाला है। इसी के साथ साथ पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। पेपर 2 की भी कुछ सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज जो है हमारे यहाँ अवेलेबल है। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कौन सी परियोजना है जो भैया तीनों का कॉम्बो है? हाँ, तो ये तो बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है दोस्तों, और दिमाग में अब तक तो बैठ गया होगा। और बिल्कुल यहाँ से 101% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बाण सागर प्रोजेक्ट जो है ऐसा प्रोजेक्ट है, हमेशा आप देखेंगे बाण सागर प्रोजेक्ट से क्वेश्चन मिलता ही है ना। कहाँ पर है भैया? शहडोल में है आपका मेन, है ना। शहडोल का देवलोत करके जगह है, शहडोल का देवलोत करके जगह है ना। देवलोत यहाँ पर मेन आपका क्या है, प्रोजेक्ट है। अलग अलग फेस में बाण सागर परियोजना है, बाण भट्ट के नाम पर है ना? बाण भट्ट के नाम पर आप देखेंगे परियोजना है बाण सागर, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी पर है? सोन रिवर पर है, सोन नदी पर है आपकी ये परियोजना, ये आपको याद रखना है। और क्या पूछा जा सकता है इस पे, है ना। तो मोरारजी देसाई ने आप देखेंगे आपका क्या है, उद्घाटन किया था इस परियोजना का, है ना। तो ये परियोजना बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। बाण सागर पे सोन रिवर आप पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। सोन नदी, चलिए बताइए। सोन नदी वही सोन नदी जो आपका कहाँ से निकली? अमरकंटक से निकली, है ना। मैकाल पर्वत श्रेणी याद रखिएगा, सोन कुंड है अमरकंटक में, है ना। कहाँ से निकली है भैया? अमरकंटक से, है ना। जोइला से मिल जाती है चिरमिरी में, है ना। अमरकंटक से उद्गम माना जाता है। हाँ, कहाँ मिलती है भैया? बिहार में जाकर मिल जाएगी। बिहार में कहाँ पर? दानापुर करके जगह है ना। दानापुर में गंगा से अपने पाप धुलेगी सोन, है ना। सोनभद्र के नाम से जानी जाती थी आपकी सोन रिवर, है ना। तो ये कुछ फैक्ट्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? जी हाँ, चांदनी। गाना आया था चांदनी, ओ मेरी चांदनी, ऐसे कुछ गाना था ना। हाँ, चांदनी पे बहुत सारे गाने बने हैं। वैसे ही चांदनी पर ताप विद्युत केंद्र बना है। बताइए भाई, चांदनी ताप विद्युत केंद्र। हाँ, थर्मल पावर स्टेशन है ये चांदनी, जैसे कि आप सभी को पता है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र किस नाम से जाना जाता है एक्चुअल में? आप देखेंगे तो चांदनी को आप किस नाम से जानते हो? हाँ, बताइए, चांदनी को आप किस नाम से जानते हो? हाँ, नेपा नगर में स्थित है। हाँ, नेपा नगर कहाँ पर आता है? हाँ, नेपा नगर ही दिया वैसे डायरेक्ट, है ना। तो नेपा नगर में स्थित है आपका चांदनी, है ना। ये आपको ध्यान रखना। नेपा नगर आता कहाँ पर है? बुरहानपुर पर, है ना। बुरहानपुर में आता है ना।
कभी नेपा नगर ना दे तो बुरहानपुर याद रखिएगा, है ना, बुरहानपुर में है। 1953 में आपका क्या इसे स्टेब्लिश किया गया था। और नेपा नगर किस लिए जाना जाता है, तो न्यूज़पेपर का कारखाना आप देखेंगे, है ना, न्यूज़पेपर कारखाना है आपका ये, न्यूज़पेपर कारखाना है नेपा नगर। इसी के को सप्लाई के लिए आप देखेंगे नेशनल न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल है, अखबारी कागज का कारखाना, उसी की बिजली पूर्ति के लिए आपका ये बुरहानपुर में 1953 में स्टैब्लिश किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चांदनी कोयला यहाँ पर पाथाखेड़ा से आता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। कोयला जो है कहाँ से आता है, यहाँ पर पाथाखेड़ा से सप्लाई होता है ना, कोयला सप्लाई है पाथाखेड़ा से, कोयला पाथाखेड़ा से आता है। और पानी जो है आपका यहाँ पर कहाँ से सप्लाई होता है, सुक्ता से, है ना, सुक्ता परियोजना से पानी सप्लाई होता है। ठीक है, तो सुक्ता परियोजना पानी सप्लाई के लिए है, जबकि बुरहानपुर सिटी आपका लगती है। इसके अलावा छिंदवाड़ा में आप देखेंगे तो छिंदवाड़ा में आपकी कौन सी परियोजना है, बता पाएंगे? छिंदवाड़ा में कौन सी परियोजना है? पेंच ताप विद्युत केंद्र पढ़ते हैं, याद है आपको, भूले तो नहीं? हाँ, छिंदवाड़ा में कौन सा है? पेंच ताप विद्युत केंद्र, पेंच पेंच ताप विद्युत केंद्र है आपका छिंदवाड़ा में। हाँ, पानी आपका सप्लाई कहाँ से होगा, तो वहीं आपका पेंच रिवर जो है वहां से। इसके अलावा आपका कोयला जो है आपका कहाँ से सप्लाई होता है, तो पेंच घाटी जो कोयला क्षेत्र है वहां से, है ना। देवास जो है यहाँ पर आपका मेन क्या मिलेगा, है ना, तो बीएनपी मिलेगा। बीएनपी क्या है ना, बैंक नोट प्रेस है भैया, बीएनपी, बीएनपी समझ जाओ, बैंक नोट प्रेस बीएनपी है। और क्या मिलेगा भाई, विंड एनर्जी के लिए देवास है ना, विंड एनर्जी, जाम दूर एनर्जी के लिए जाम गोदरानी, है ना, जाम गोदरानी, है ना, पवन चक्की यहाँ पर लगाई गई थी, है ना। अमलई, अमलई भी बहुत फेमस है ना, अमलई भी बहुत फेमस है। कौन सा है भाई अमलई वाला, बताइए? शहडोल के पास में ओरिएंट पेपर मिल है ना, शहडोल के पास में आपका ओरिएंट पेपर मिल है ना, अमलई में, है ना, तो याद रखिएगा भैया, अमलई भी ओरिएंट पेपर मिल शहडोल के पास में है, वहीं पर आता है अमलई। ओरिएंट पेपर मिल क्वेश्चन आया था ये, है ना, तो ये कहाँ पर है, शहडोल में है, अमलई में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ओरिएंट पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है आपका अमलई। और बाकी यहाँ पर तो आपको ध्यान रखना ही है, इम्पोर्टेंट, बाकी मैंने तो आपको पूरा ही बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र किस ग्रह क्षेत्र के लिए स्थित? तो भैया अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र आप देखेंगे तो 1965, है ना, चीन युद्ध जो हुआ था, है ना, चीन युद्ध 62 में हुआ था, 65 में हुआ था, कंफ्यूजन है मुझे। हाँ, तो 65 में लेकिन आपका इसे बनाया गया था, 65 में ही इसको बनाया था। हाँ, हाँ, तो हाँ 62 में हुआ था, 65 में पाकिस्तान से हुआ था, है ना, 62 में था चाइना से, ठीक है, पाकिस्तान से 65 में हुआ था, तो 65 में ही इसको बनाया गया था अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र को। और जाहिर सी बात है, ये जो है आपका किस नाम से जाना जाता है, चचाई पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है, अनूपपुर में स्थित है ना, अनूपपुर में स्थित है, इसे चचाई पावर प्लांट भी कहते हैं, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कोयला, तो कोयला यहाँ पर आपको कहाँ से सप्लाई होता है, तो सोहागपुर जो कोल फील्ड है आपकी, है ना, कोयला सप्लाई होता है सोहागपुर से, है ना, कोयला सोहागपुर जो कोल फील्ड है यहाँ से आप देखेंगे आपका सप्लाई होता है। पानी तो आपका चचाई बांध ही है, वहां पर चचाई बांध से ही आपका क्या है वो आपको होता है। ठीक है, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या रहा? नगरीय जनसंख्या, जी हाँ, अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पर पूछ रहा है, वो कितनी रही ये आपको बताना है। अर्बन पॉपुलेशन, नगरीय जनसंख्या कितनी रही ये आपको बताना है। तो आपने ये तो देखा ही था भाई, शहरी जनसंख्या वर्सेस ग्रामीण जनसंख्या,
शहरी जनसंख्या वर्सेस ग्रामीण जनसंख्या देखा ही था आपने। हाँ, ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? 72.4, है ना? ये तो आपको रटा होना चाहिए। ग्रामीण जनसंख्या थी 72.4। शहरी आपकी हो जाएगी कितनी भैया? 27.6, है ना? 27.6% जो है शहरी जनसंख्या है मध्य प्रदेश की 2011 के अनुसार। तो भैया सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, है ना? 27.6 आपकी जो है आपकी शहरी जनसंख्या है, और ग्रामीण आपकी कितनी है? ग्रामीण जो है आपकी, याद रखिएगा, 72.4 के आसपास में। ठीक है, और बाकी तो और पूछेगा नहीं। चल, कौन सी परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है? परियोजना नहीं है, कौन सा जिला जो है यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है भाई? यूपी छत्तीसगढ़ दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये तो भाई लेक्चर फर्स्ट ही आपने देखा होगा, जनरल इंट्रोडक्शन मध्य प्रदेश का, है ना? तो उसमें ही आपने क्या ही पढ़ा होगा, है ना? मध्य प्रदेश का जनरल इंट्रोडक्शन में ही ये क्या है अच्छे से पढ़ लिया होगा, मुझे जहां तक याद है ना? तो भाई सिंगरौली आपको पता होगा। सिंगरौली जो है आपका क्या है, यूपी और एमपी छत्तीसगढ़ दोनों से आपका बाउंड्री शेयर करता है ना? अगर आप देखेंगे तो भाई जो पूर्वी भाग है वो सोनभद्र से लगता है, जबकि आप देखेंगे कोरिया जो है आपका टच करता है सिंगरौली से, है ना? तो कोरिया, है ना? अब वो कोरिया मतलब छत्तीसगढ़ वाला कोरिया, है ना? कोरिया मतलब वो मत समझ जाइएगा, है ना? कोरिया वाला कोरिया, साउथ कोरिया वाला नहीं। ठीक है, चलो। अनूपपुर ये छत्तीसगढ़ से शेयर करता है ना? और शहडोल तो भाई इंटरनल आप देखेंगे बीच में है ना? छत्तीसगढ़ के सीमा के पास में, लेकिन यूपी से तो शेयर नहीं करता है शहडोल, है ना? चल, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022 पैसा एक्ट के किस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को कपट द्वारा अंतरित अनुसूचित जनजाति की भूमि को वापस करने का अधिकार है? अब ये पैसा एक्ट की आपने धाराएं पढ़ी हैं अच्छे से, तो मेरे हिसाब से आपने इसको भी पढ़ा होगा। कौन सी धारा है भैया? धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22? हाँ, धारा कपट पूर्ण भूमि की वापसी, है ना? कपट पूर्ण भूमि की वापसी से रिलेटेड है, आपका कौन सा बताना है? ये धारा 20 है एक्चुअली, है ना? धारा 20 में ये मेंशन किया गया है, और इसमें कहा गया है कि किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से भूमि अगर धोखाधड़ी के द्वारा, कपट के द्वारा या गैर आदिवासी को अगर ट्रांसफर की जाती है, तो उस भूमि को पूरा अधिकार रहेगा वापस दिलाने का, वो है आपका धारा 20 में, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। एफएलटी रिकॉर्डेड सेक्शन में प्रहार बैच करके 2026 करके फोल्डर है, उसमें मिल जाएगी, है ना? प्रहार बैच करके फोल्डर देखिएगा, है ना? 2026 प्रहार बैच 2026 करके फोल्डर है ना? उसी में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी क्लास के नीचे इसकी एफएलटी क्लास के बाद। ठीक है, चलो। अगला क्वेश्चन है राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण, जिसका नाम परिवर्तित होके कोल जनजाति विकास प्राधिकरण कर दिया गया, का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये भी मैंने आपको बताया है दोस्तों, ये भी आपने थ्योरी में अच्छे से पढ़ा है। कोल डेवलपमेंट ब्लॉक है एक्चुअल में, आप देखेंगे। हाँ, बताइए। कब इस्टेब्लिश किया गया था ऐसे? कोल डेवलपमेंट ब्लॉक को कब स्थापित किया गया था? चलिए, तो याद रखिएगा 2011 में मध्य प्रदेश सरकार ने, जो कोल हमारी तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तो पता ही है ना, सबसे बड़ी जनजाति है भील, सेकंड पे गौड़ आ जाएगी, और तीसरी पे कोल आएगी, है ना? तो भैया इसके डेवलपमेंट के लिए आप देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार ने आपका कुछ संभाग जो है एक्चुअल में आप देखेंगे
रीवा, शहडोल, जबलपुर, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने कोल जनजाति विकास अभिकरण का गठन किया था, बाद में प्राधिकरण जो है इसका किया गया, और ये आपको ध्यान रखना है 2011 में इसका क्या हुआ था, गठन किया गया। और मैंने आपको पढ़ाया भी था, अगर आप एमपी ट्राइब का लेक्चर देखेंगे डिटेल में तो उसमें मैंने बताया भी था क्यों किया गया था, रीजन क्या था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनमन 2 के अंतर्गत 2024-25 में मध्य प्रदेश के कितने जिले जो हैं शामिल हुए हैं, क्या आपको बताना है। प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के अंतर्गत या प्रधानमंत्री जनमन के अंतर्गत जो है आपका कितने आपके वो शामिल किए गए हैं जिले, यह आपको बताना है। तो इसके लिए तो भाई आप तुरंत आंसर कर सकते हैं, है ना, कि ये भी मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री जनमन योजना करके। और प्रधानमंत्री जनमन योजना जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उससे जुड़ी हुई योजना है, विशेष पिछड़ी जनजाति से जुड़ी हुई योजना है प्रधानमंत्री जनमन योजना, जिसमें बुनियादी सुविधाएं वो करवाना, प्रोवाइड करवाना, है ना, ये सब शामिल है आपका, है ना। 24 जिले जो हैं आपका 55 में से आपके शामिल किए गए हैं इसमें, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित जनजाति और जाति अधिनियम 1989 की किस धारा में लोक सेवक को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है वो कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंडित करने का प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। दंड से रिलेटेड है या आपको बताना है, पेनल्टी या पनिशमेंट से रिलेटेड है या आपको बताना है। भाई मेरे हिसाब से आपको अब रट गया होगा, धारा 3 में तो भाई सब के बारे में बताया गया है, उसके बाद धारा 4 में आपका दंड दे रखे हैं एक्चुअल में, है ना। धारा 4 में आप देखेंगे तो दंड जो है आपका दे रखा है, क्या दे रखा है कि कोई भी लोक सेवक अनुसूचित जनजाति या जाति का नहीं है, जानबूझकर किसी अधिनियम के तहत कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो 6 महीने से 1 वर्ष का कारावास आपका निश्चित होगा। ऐसी धारा 2 क्या है भाई, धारा 2 में परिभाषाएं एक्चुअल में आपका दे रखी है। धारा 3 में अत्याचारों का विवरण है ना, अत्याचार कौन कौन से हो सकते हैं उसका विवरण है, अत्याचारों का या अत्याचार का विवरण आपको धारा 3 में मिलेगा, अलग अलग प्रकार की। धारा 5 में क्या है, तो धारा 5 में आपको याद होना है कि कोई अगर सजा पा जाता है तो भाई उसके तहत उस हिसाब से सजा आपको दी जा सकती है। जैसे झूठी गवाही देकर आपने किसी शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट को फंसा दिया, तब आपको उतनी ही सजा मिल जाएगी धारा 5 के अंतर्गत, है ना। तो वो आपका धारा 5 में मेंशन किया गया है। जनजातीय मंत्रा या सलाहकार परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की सदस्यों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी। ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल में आपको बताना है कितनी संख्या होती है, ये पूछा जा रहा है। ट्राइबल डेवलपमेंट, चलिए बताइए, जनजातीय ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात हो रही है यहाँ पर, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात हो रही है, कितनी जनसंख्या आपकी इसमें होती है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, क्या पढ़ा था आपने इसमें बताइए। ट्राइबल जनजातीय सलाहकार परिषद पढ़ा था ना आपने। हाँ, आर्टिकल 244(1) के तहत आप देखेंगे इसकी वो की गई थी, 244(1) के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखिएगा टीएससी, है ना। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल किसके अंडर बना, कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। साथ में क्या पढ़ा था आपने, इन सदस्यों में लगभग 3/4 सदस्य जो होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, 3/4 एसटी से होने चाहिए, है ना। 3/4 मेंबर होंगे एसटी से होंगे, ये आपने पढ़ा था, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वन विकास निगम जो है स्थापना कब की गई। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई ये आपको बताना है। एमपी फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एमपी फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना जो है कब की गई
ये आपको बताना है। अब देखो छोटी छोटी संस्थाएं आपने पढ़ी हैं, जिसमें एक संस्था है आपकी मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हम्म। क्या होगा भाई? फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हाँ, 24 जुलाई 1975। हाँ, 24 जुलाई 1975, याद रखिएगा भैया। 24 जुलाई 1975 को फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की वो की गई थी। और मेन क्या था कि भाई निम्न कोटि के वन क्षेत्रों को जल्दी से अच्छी क्वालिटी वाले वो लगा कर वो किया जाए, है ना। और कहाँ पर है हेडक्वार्टर, है ना, तो भोपाल में हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा इसका। भोपाल में हेडक्वार्टर है इसका, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो भाई आपका राज्य वन अनुसंधान संस्थान भी है ना, वो भी याद रखिएगा, जबलपुर में है ना। 63 में आया था। इको पर्यटन विकास बोर्ड है, वो याद रख सकते हो आप, है ना। ऐसे ही आपका जैव विविधता बोर्ड है मध्य प्रदेश का, जो कि आपका 2005 में आई थिंक शायद बनाया गया था। चलिए, मध्य प्रदेश में जैविक संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए 2001 में किस विभाग का गठन किया गया? ऑर्गेनिक रिसोर्सेज के लिए कौन सा आपका गठन किया गया था, ये आपको बताना है। ऑर्गेनिक रिसोर्सेज के लिए इसका गठन जो है आपका किया गया था। हाँ, किसका बनाया गया था? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड जो है आपका बनाया गया था, है ना। मध्य प्रदेश बायोडाइवर्सिटी डिपार्टमेंट, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। इसको जो है आपका बनवाया गया था। और जैव विविधता से रिलेटेड एक ट्रेनिंग सेंटर है, ताला उमरिया में है ना। ताला उमरिया में एक डेवलपमेंट सेंटर है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, है ना। बोर्ड अलग है, बोर्ड जो है वो अलग है। बोर्ड जो है आपका कब बना था? ये 2005 में बना था ना। ये जो बोर्ड है ना आपका, 11 अप्रैल 2005 में बना था, है ना। और ये क्या है? डिपार्टमेंट है ना, विभाग है। बोर्ड जो बना था 2005 में बना था, ये आपको ध्यान रखना है। विविधता बोर्ड जो है 2005 में बना था, जबकि आपका यहाँ पर विभाग जो है वो आपका। दोस्तों, ऐसे ही शानदार कंटेंट से आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पेपर वन का कंप्लीट बैच मिल ले सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रिंट करवाने लायक 5000 एमसीक्यू सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसे ही केवल एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो अंतिम प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर 2 प्रहार बैच इसमें अभी फ्री मिल रहे हैं, ओल्ड वाले वो भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपकी इसमें इंक्लूड है। 100% शोर शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, बिल्कुल यहां पर आपको मिल जाएंगे, तो बिल्कुल जरूर इसे ज्वाइन करें। कब बना था? विभाग जो है आपका, ये 2001 के आसपास में इसकी नींव रखी गई थी, ठीक है। और बाकी तो मैं नहीं है। चलिए, वनों का विभाजन किस आधार पर किया गया है ना। फॉरेस्ट का डिवीजन जो है मध्य प्रदेश, किस बेसिस पे किया गया है, ये आपको बताना है। चलो बताओ भाई, फॉरेस्ट का डिवीजन क्या है? किस बेसिस पे किया गया है, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट जो है आपके किस आधार पर बांटे गए? पहला है उष्णकटिबंधीय के आधार पर, वनस्पति भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर, वन मंडल के आधार पर, वन ग्रामों के आधार पर। सभी को पता है मैन जो है आपका वनस्पति और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर है। 3 भाग में है आपका, है ना। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती हो गए, है ना, और आपका आर्द्र पर्णपाती हो गए, तो 3 मैन है आपके। जबकि आपका फॉरेस्ट डिवीजन तो उस बेसिस पे आता है आपका आरक्षित संरक्षित आवर्गीकृत में, है ना, तो वो आपका हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना।
चलिए, विपणन वर्ष 2024-25 में किस फसल को उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत पहली बार किया जा रहा है? कौन सी ऐसी फसल है जिसको आपका प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत जोड़ा गया है और बड़े पैमाने पर एमएसपी पर जो है खरीदारी की जाएगी इसकी, वो कौन सी फसल है ना? तो करंट का क्वेश्चन है एक्चुअल में, आप देखेंगे तो याद रखिएगा सोयाबीन। सोयाबीन जो है एक्चुअल में इसे जोड़ा गया है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन अच्छी खासी होती है, सोया स्टेट इसलिए मध्य प्रदेश का नाम पड़ा, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे प्राइस सपोर्ट स्कीम, है ना, प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत जोड़ा गया है, ये बस याद रखो, प्राइस सपोर्ट स्कीम, है ना, कम समर्थन मूल्य पर प्राइस सपोर्ट के अंतर्गत रखा गया है। तो सोयाबीन आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 24-25 में कितना आपका रहा, ये आपको बताना है। जीएसडीपी जो है आपका कितना रहा, ये आपको बताना है। हाँ, जीएसडीपी जो है कितना रहा, आपको बताना है। चलिए बताइए भाई, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 24-25 का। हाँ, तो ये याद रखो भाई, करेंट मूल्यों पर अगर देखें, है ना, करेंट प्राइजेस पे देखें तो 15,03,395 करोड़, 15,03,395 करोड़ ये आपका रहा, आपका करंट प्राइस पे, है ना, वर्तमान मूल्यों पे। देखिए, हो सकता है आपको 25-26 का भी पूछ ले, बाकी अभी तक जो लेटेस्ट पेपर है उसमें 24-25 का पूछा है, बट 25-26 का भी आपको डेटा पूछना चाहे तो पूछ सकता है, तो दोनों एक बार देख लेना, है ना। ऐसा ना हो, कई बार क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो पुराना उठा लेता है डेटा, उसके मूड पे डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले पे, है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी 25-26 का भी एक बार देखना होगा। चलिए, फरवरी 1930 में जबलपुर से दैनिक लोकमत किस संपादन से प्रारंभ किया गया था, यह आपको बताना है। न्यूज़पेपर है आपका, किसके द्वारा चालू किया गया था, दैनिक लोकमत करके 1930 में। हाँ, 1930 में, 1930 में लोकमत के आपका क्या है, न्यूज़पेपर है, किसके द्वारा शुरू किया गया, ये आपको बताना है। चलिए, तो साहित्य आपने पढ़े हैं, जिसमें आपने द्वारका प्रसाद मिश्र पढ़ा होगा, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, है ना। हिंदी पत्रिका के स्तंभ के रूप में आप देखेंगे द्वारका प्रसाद मिश्र जो है जाने जाते हैं, और राजनीति और पत्रिका में बहुत ज़्यादा माहौल रहा। मध्य प्रदेश के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है द्वारका प्रसाद मिश्र को, है ना। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रहे हमारे द्वारका प्रसाद मिश्र, याद रखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे विंध्य शिखर के नाम से भी इन्होंने एक वो चलाया था, इसी में कॉलम लिखते थे विंध्य शिखर के हिसाब से, उसमें भी इनका योगदान आपको देखने को मिलेगा। सेठ गोविंददास आप देखेंगे तो भाई ये भी फेमस रहे, जबलपुर के रहे सेठ गोविंददास, है ना। तो ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं सेठ गोविंददास जो हैं। और माधव अगरकर देखेंगे तो महाराष्ट्र के थे, है ना, केसरी और मराठा जो आपके थे लोकमान्य तिलक के, तो उन्हीं के साथ में आप देखेंगे आपका माधव अगरकर थे। और गिरजा शंकर की बात करें तो ये आप देखेंगे ये भी फेमस पत्रकारों में जाने जाते हैं, लेकिन उनका ये नहीं। चलिए, आर्य समाज की स्थापना भोपाल में किस नाम से 1890 में की गई? आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना जो है किस नाम से की गई थी, ये आपको बताना है। हाँ, आर्य समाज की स्थापना। चलिए, तो मित्र सभा, मित्र सभा इसका सही आंसर है। 1890 में आप देखेंगे, 1890 में, तो भोपाल रियासत थी उस टाइम पर, आप देखेंगे तो आर्य समाज जो है डायरेक्ट घुस तो सकता नहीं था भैया, क्योंकि कट्टर हिंदू
और भोपाल था एकदम मुस्लिम आपका वो राज्य, है ना, तो जाहिर सी बात है, तो मित्र सभा के नाम से क्या है इसकी वो की गई थी, और छुपा के एक तरह से अप्रत्यक्ष नाम रखा गया था ताकि अपना जो आर्य समाज का काम है वो आपका भोपाल में भी किया जा सके। मित्र सभा के नाम से आप देखेंगे इसका किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है पेपर रिलेटिंग टू एबनॉर्मल ट्राइब ऑफ सेंट्रल प्रोविजंस के लेखक जो हैं वो कौन है। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने कहा ना कि बुक का नाम आपको आ सकता है, तो ट्राइब से रिलेटेड जितनी बुक्स हैं वो एक बार देख लेना, निपटा देना, चाहे वो वेरियन एल्विन की हो, चाहे रसल हीरालाल की हो, चाहे वो आपका कोई और बुक हो, है ना, तो उसको आपको रटना पड़ेगा भाई। अब ये है, बुक का नाम कौन सा है ना, तो ये बुक है आपकी स्टीफन हिस्लॉप की, स्टीफन हिस्लॉप की बुक है आपकी, है ना, पेपर रिलेटिंग टू एबनॉर्मल ट्राइब ऑफ सेंट्रल प्रोविजंस, है ना, और स्टीफन हिस्लॉप की बुक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भील स्टडी करके है एक टीवी नायर की, वो भी याद रखिएगा। हीरालाल और रसल की बुक है आपकी ट्राइब एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविजंस करके, है ना। ऐसे ही आपका यहाँ पर आर बी ब्रूस फुटे, तो ये तो आपके फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहते हैं इन्हें, आर बी फुट, है ना, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है इन्हें, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति मेघनाथ के आराध्य के रूप में पूजा करती है। हाँ, नहीं ये तो मैंने आई थिंक आपको लिखवाया भी था, मैंने 6-7 बुक्स के नाम आपको बताए थे जो आपको पूछा गया है, और ये मैंने आपको क्लास में कवर करवाई थी। मैं बता रहा हूँ, फिर से दोहरा दे रहा हूँ, सुन लो। दाब बहगा आपने वेरियर एल्विन की देखी होगी, है ना। पेपर रिलेटिंग टू अबनॉर्मल स्टीफन हिस्लॉप की मैंने आपको लिखवाई थी, है ना। भील स्टडी टीवी नायर की लिखवाई थी, है ना। इसके अलावा ट्राइबल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश, है ना, ये आपका अजीत रायजादा की थी। फिर ट्राइबल कास्ट प्रोविजंस हीरालाल एंड रसल की थी वाली बुक, है ना। फिर आपकी जेम्स फॉर्सिथ की थी हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया करके, है ना। फिर आपकी सैलिल अपटन विल्स की थी एक राजगोड़ महाराजा ऑफ सतपुड़ा हिल्स करके, है ना। तो ये कुछ आपको याद रखना है जिनसे हमेशा क्वेश्चन आए हैं, ये फेमस बुक्स हैं। हाँ, मुरिया एंड देयर घोटुल करके वेरियर एल्विन की। चलिए, तो यहाँ पर तो भाई कोरकू सही आंसर है, और कोरकू का आपने पढ़ा ही है भाई साहब, है ना। कोरकू जो है मेघनाथ की पूजा करती है, मेघनाथ खाम्ब आपको पता होगा, है ना, मेघनाथ खाम्ब जो है आपका हो गया, मेघनाथ पर्व हो गया, है ना, मेघनाथ खाम्ब हो गया, डांस है इनका, है ना, मेघनाथ पर्व है इनका, है ना, मेघनाथ पर्व है, मेघनाथ खाम्ब डांस है इसका, डांस है आपका, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैन आप देखेंगे कोरकू जो है आपका है ना, गौड़ के बूढ़ा देव, दुल्ला देव, ठाकुर देव आप देखेंगे, है ना, ये आपका है। साथ में आप देखेंगे मेघनाथ स्तंभ जो है गौड़ भी आपके लगाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैन जो है आपका क्या है, मैन जो है आपका कोरकू मानी जाती है। बेगा के आप देखेंगे तो बेगा के आपके बूढ़ा देव है ना, सांझ वृक्ष याद रखिएगा, बूढ़ा देव सांझ का वृक्ष जो है जिसमें बूढ़ा देव का वास माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उराव की बात करें तो उराव आप देखेंगे जो सूर्य के प्रति से धर्मेश उनका पूजा करती है, उराव जो है आपकी। हाँ, भोपाल राज्य प्रजामंडल, भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। तो भाई आप सभी को पता है प्रजामंडल इसलिए बनाया गया था ताकि भोपाल में जो नवाब का वो चल रहा है उसको खत्म किया जा सके, है ना, कि भाई शासन के खिलाफ जो है आपका प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। एक्चुअल में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रजामंडल जो है आपके बन रहे थे, तो भोपाल वाला जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, मेन तो वही माना जाता है। अगर आप देखेंगे उससे ही काफ़ी क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है। तो भोपाल रियासत में प्रजामंडल आप देखेंगे 1927 में, 1927 में आप देखेंगे आपका प्रजामंडल जो है आपका हुआ था, और खान शकील अली खान करके थे, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा आपका चतुर नारायण मालवीय करके थे, इनकी भूमिका थी, है ना। तो
1938 में आप देखेंगे इंडिपेंडेंट जो था एक्चुअल में, है ना, जो सभी हिंदू और मुस्लिम नेताओं ने मिलकर बनाया था, वो 1938 वाला था, है ना। 1938 में हिंदू मुस्लिम एकता को लेके हिंदू लोग भी थे, मुस्लिम लोग भी थे, जो आजादी चाहते थे एक्चुअल में, आप देखेंगे तो वहां से आपका क्या है, इसका शुरुआत हुई, है ना। और 42 में तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको याद ही होगा, है ना। और 44 और 46 में तो ऐसा कुछ खास नहीं था। चलिए, उपलोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है भाई? उपलोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है ये आपको बताना है। उपलोकायुक्त का कार्यकाल, देखिए लोकायुक्त का कार्य, उपलोकायुक्त का कार्यकाल जो है ना, एक्चुअल में आप देखेंगे तो 6 वर्ष या फिर 70 ईयर, है ना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा 6 साल या 70 ईयर, जो पहले हो जाए, है ना। 6 साल या 70 ईयर 1981 के तहत आप देखेंगे ये कार्यकाल जो है आपका निर्धारित है। ठीक है, बाकी कुछ में आप देखेंगे जैसे मानव अधिकार आयोग है, चुनाव आयोग है, उसमें 3 साल 5 साल भी आपको देखने को मिलता है। अलग अलग आयोग में अलग है, लेकिन जो एसटी कमीशन है, एससी कमीशन है मध्य प्रदेश, उसमें 3 साल का कार्यकाल आपको देखने को मिलता है। चलिए, अगला है किस मुख्य सचिव का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? भाई मुख्य सचिव में सबसे लंबे समय तक कौन रहे ये आपको बताना है। हाँ, सबसे लंबे समय तक कौन रहे सचिव के रूप में ये आपको बताना है। तो भाई आपने सचिव की लिस्ट पढ़ी थी, जिसमें सबसे लंबे समय के लिए आप देखेंगे 56 से लेके 63 तक रहे आपके श्री एच.एस. कामत। एच.एस. कामत 56 से लेके 63 तक रहे। और फर्स्ट आप देखेंगे, मानते हैं इन्हें, सेकंड है आरपी नरोहा। सेकंड है आरपी नरोहा, इन्हीं के नाम पर भोपाल में प्रशासनिक एकेडमी है। प्रशासनिक एकेडमी आप देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है आपकी भोपाल में, है ना, जहां पर जो आपके एमपीपीएससी से चयनित होते हैं सिविल सर्विस वाले, उनकी ट्रेनिंग जो है आपकी नरोआ एकेडमी में होती है, उन्हीं के नाम पर आपका ये है ना, ये आपको ध्यान रखना है। पीके दुबे और एस के शर्मा भी आपके रहे, है ना, लेकिन कार्यकाल इनका कम रहा, है ना। अभी वर्तमान में कौन है मुख्य सचिव? अनुराग जैन है, याद रखिएगा, है ना। हो सकता है आपसे वर्तमान का, वर्तमान में कौन है? अनुराग जैन है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुराग जैन वर्तमान में है। चल, अगला है 73वां संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य कौन सा था ये आपको बताना है। हाँ, तो ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मेरे हिसाब से तुरंत आपको याद होना चाहिए ये क्वेश्चन भाई। चलो बताओ। हाँ, 73वां संशोधन, मध्य प्रदेश पहला राज्य बना, है ना। 73 अमेंडमेंट, 74 अमेंडमेंट लागू करने वाला, ये आपको ध्यान रखना है। कब लागू हुआ था, कब लागू किया गया था भाई मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में किस तारीख को लागू हुआ बताइए? मध्य प्रदेश में 25 जनवरी 1994, है ना, डेट याद रखिएगा। 25 जनवरी 1994 को राजपत्र आपका जारी हुआ, और उस दिन से आपका क्या है, ये लागू हो गया, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल की स्वीकृति 24 जनवरी 1994 को मिली थी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संशोधन 30 दिसंबर 1993 को आपका वो हुआ था, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें आता है तो भाग 9 याद रखना है ना, भाग 9 याद रखना है। 73वां संशोधन पंचायत से रिलेटेड है, ये याद रखना है ना। कितने विषय हैं, विषय कितने अनुसूची में? 29 विषय हैं, ये याद रखना है, 29 विषय हैं। ठीक है, जबकि 74वें में कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं 74वें में, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको पूछ सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूचना आयोग की चयन समिति का हिस्सा नहीं होता है? कौन भाई राज्य सूचना आयोग
राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात हो रही है यहाँ पर। कौन नहीं होगा नियुक्ति में शामिल? तो आपने धारा 15 सब क्लॉज 3 पढ़ा है इसका। हाँ, धारा 15 सब क्लॉज 3, उसमें कहा गया है कि भाई मुख्यमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा, है ना, विधानसभा में विपक्ष का नेता, है ना, और मुख्यमंत्री द्वारा नामांकित एक कैबिनेट मंत्री, है ना। तो यहाँ पर आपका उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन, है ना। और कब गठन किया गया था? तो भाई आरटीआई एक्ट जब आया था उसके बाद 2005 में आपका राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था, 22 अगस्त 2005 में। मेरा बर्थडे है भैया 22 अगस्त को, उसी दिन इसका गठन हुआ था। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, 3 ईयर का कार्यकाल होता है, याद रखिएगा, 3 साल का। और पहले जो थे टीएन श्रीवास्तव थे, है ना, फर्स्ट टीएन श्रीवास्तव, क्या आपको ध्यान रखना है पहले। चलिए अगला है मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अनुसार गौवंश की परिभाषा में शामिल है। ये तो आपने बेसिक सा पढ़ाई था आर्टिकल जिसमें आपने गौवंश को परिभाषित किया था। तो गौवंश में कौन कौन आपका आता है ये आपको बताना है। गौवंश में कौन कौन आपका आता है ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तुरंत आंसर दे दोगे इसका आप। हाँ, कौन कौन आता है गौवंश में? तो गौवंश में आपका केवल गाय, गाय बछड़े, गाय सांड, बैल बछड़े। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहे गाय का बच्चा हो, है ना, चाहे आपका सांड हो, चाहे बैल हो, चाहे आपका बछड़ा हो, सभी गौवंश कहलाते हैं। और ये तो आपने अच्छे से पढ़ा ही है ना। चलिए तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाए। चलिए तो ये थी दोस्तों एक और एफएलटी जहां पर हमने फुल लेंथ टेस्ट कंप्लीट किया। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में जो कि कल होगी, हम एक और एफएलटी जो है करेंगे, फिर टॉपिक वाइज जो है हम यहाँ पर आपका टेस्ट लेके आएंगे। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। होपफुली दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में अपने आंसर जरूर लिखें, साथ में बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इसी के साथ साथ ऐसे ही और कंटेंट के लिए ऑल एग्जाम प्लेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। कोई डाउट आपको लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, इसके अलावा इंस्टा पे पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पेपर 1 का कंप्लीट बैच चल रहा है जो कि आपके फायदे के लिए होने वाला है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में, जिसमें लाइव लेक्चर, बाइलिंगुअल कंटेंट आपको मिलने वाला है, नोट्स A4 जिसे प्रिंट करवा सकते हैं आप। साथ में आपका यहाँ पर 5000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आपकी इसके साथ इंक्लूड कर दी गई है, प्लस अंतिम प्रहार बैच भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया गया है। तो अगर पेपर 1 का बैच ले रखा है तो आपको कुछ नहीं लेना। साथ में केवल अगर प्रैक्टिस के लिए आपको बैच लेना है जहां से शॉर्ट क्वेश्चन मिले, वो है हमारा अंतिम प्रहार बैच, कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। 20 एफएलटी में यहाँ पर आपको डिस्कस करवाता हूँ लाइव प्लस रिकॉर्डेड। साथ में ओल्ड प्रहार बैच भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ पेपर 2 भी आप लेना चाहें, पेपर 2 भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ में आपका इंटरव्यू बैच लेना चाहें, ये भी आपको मिल जाएगा। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।